नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वज्ञ जीके क्लासेस में। तो आज हम व्यंजन संधि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने उसके नियम 1 और नियम 2 देखे थे। हमने बताया था कि व्यंजन संधि में कितने नियम होते हैं, 7 नियम होते हैं, जिनमें से 2 नियम हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह भी देख सकते हैं। तो व्यंजन संधि का आज हम देखेंगे नियम नंबर 3 और उसके आगे के जितने नियम हैं सभी। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है, पहले इसे समझते हैं। तो नियम नंबर 3 हमारा कहता है कि जब किसी भी ह्रस्व स्वर, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ह्रस्व स्वर की, जब किसी ह्रस्व स्वर क्या होता है, देखिए ऐसा स्वर जिसके बोलने में क्या होता है कि कम समय लगता है। कम समय लगता है मतलब जैसे कि आ, ई, है ना। तो ये हम बहुत ही जल्दी बोल लेते हैं ना, इनको बोलने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन यदि हम बोले रा, सा, तो इन्हें बोलने में हमें क्या लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है ना। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से स्वर होते हैं, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगे, है ना। जैसे आ हो जाता है हमारा, ई हो जाता है और ऊ हो जाता है ना, इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। तो क्या बोलते हैं नियम नंबर 3 हमारा कि जब किसी ह्रस्व स्वर अथवा बड़ा का मेल किससे हो, छा से हो। छा से होना हो तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में छा से पहले क्या जुड़ जाता है, चा। चा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहता है, नियम नंबर 3 क्या कहा गया है इसमें कि जब कभी भी क्या हो, ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व स्वर ऐसे कौन से स्वर जिन्हें बोलने में क्या कम समय लग रहा हो, है ना। और ये कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, ये आ जाते हैं हमारे आ, ई और ऊ, है ना। इन्हें बोलने में क्या होता है, कम समय लगता है। तो ये स्वर हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर अथवा बड़ा जब का मेल जब भी होता है तो छा से होता है, यदि इनका मेल है ना, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में छा से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, चा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ह्रस्व स्वर अथवा बड़ा, इन दोनों का मेल किससे हो, छा से हो। तो क्या होता है, छा से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, चा, है ना। तो छा से पहले क्या जुड़ जाएगा, चा जुड़ जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम इसका। देखिए जैसे हमने बोला अनु धन छेद, ठीक है। अनु में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, और ऊ हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है। अब इसके बाद क्या है, छेद है, ठीक है, मतलब छा है। तो छा से पहले क्या जोड़ जाएगा, चा जोड़ जाएगा। यही हमारा नियम नंबर 3 कह रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। समझ में आया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे स्व धन छंद, स्व। अब इसमें भी क्या आ रहा है, स्व, है ना, मतलब कि बहुत कम समय लग रहा है। मतलब ये भी क्या है, हमारा ह्रस्व स्वर है, और ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ रहा है, छा आ रहा है। तो नियम नंबर 3 के अनुसार छा के पहले क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये स्वच्छंद। तो यह हमारा नियम नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि नियम नंबर 4 क्या कहता है। कुल हमारे 7 नियम हैं, जिनमें नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे का डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है। नियम नंबर 4 हमारा सबसे लेंदी है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत से छोटे छोटे और नियम भी होते हैं। तो देखिए नियम नंबर 4 हमारा कहता है कि यदि किसके बाद, ता के बाद क्या आ जाए हमारा चा, तो यदि हमारा ता के बाद क्या है, चा है और चा अथवा तो देखिए नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे सब नियम भी बनेंगे। तो नियम नंबर 4 के अंदर पहला नियम हमारा क्या कहता है कि यदि ता, है ना, देखिए यदि ता के पश्चात क्या है, चा या फिर छा है। ठीक है, क्या बोला हमने कि यदि ता के पश्चात क्या है, मतलब ता का किसके साथ मेल हो रहा हो, ता के बाद यदि हमारा चा आता है या हमारा छा आता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ता होता है ना, उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, चा में। आए समझ में? यदि ता के बाद चा या छा आए तो ता का परिवर्तन किस में हो जाता है, हमारा चा में हो जाएगा। और इसी का दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि ता के बाद क्या है, हमारा जाए अथवा छाए, है ना, झा झंडे का है, तो इन दोनों स्थिति में ता का हमारा क्या हो जाता है, किस में परिवर्तन हो जाता है, जा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे क्या आ रहा था, ता के बाद चा और छा आ रहा था, तो ता का परिवर्तन हो रहा था हमारा चा में, और यहाँ पे ता के बाद हमारा जा और झा आ रहा है, तो ता का परिवर्तन हमारा किस में हो जाएगा, जा में। ठीक है, इसके बाद इसी का तीसरा नियम हमारा क्या कहता है ना, ये हम देखते हैं। देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ता के बाद यदि चा और छा आता है तो चा में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला जगत, ठीक है, क्या है यहाँ पे, ता है, अब इसका मेल यदि किससे हो रहा है, छाया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा छा आ रहा है ना। हमने क्या बताया था कि दो जो निकटवर्ती वर्ण होते हैं, है ना, उनका मेल होता है। और व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो पहला वर्ण होता है वो तो सदैव हमारा व्यंजन होता है, लेकिन जो दूसरा वर्ण होता है वह हमारा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ये हमारी व्यंजन संधि थी, और अभी हम व्यंजन संधि का कौन सा चौथा नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें ता का परिवर्तन हमारा किस में आ जाएगा, चा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जगत छाया, मतलब छा के पहले क्या आ जाएगा, चा भी आ जाएगा। मतलब ता का परिवर्तन किस में हो गया, चा में हो गया, और फिर अपना हमारा क्या आ जाएगा, छाया, तो जग छाया हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हमने क्या देखा था कि ता के बाद हमारा या तो जाए या तो झाए। क्या था, ता के बाद जाए आए या छाए, तो इसमें क्या हो रहा था, ता का परिवर्तन हमारा जा में हो रहा था। जैसे इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, उत धन ज्वल, ता के बाद क्या आ गया, जा आ गया, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल।
आए समझ में, है ना। तो ये इसके 2 नियम थे, किसके, नियम नंबर 4 के अंदर। अभी नियम नंबर 4 ही हमारा चल रहा है, इसके अंदर ही हमारे कुछ और नियम भी हैं, तो वो हम देखेंगे। अब तीसरा इसमें ये होता है कि देखिए सभी ता से संबंधित है ना, कि ता का किस में परिवर्तन हो सकता है, यदि ता के बाद कौन से ऐसे वर्ण आते हैं जिनसे ता में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अब तीसरे में क्या बोल रहे हैं कि यदि ता के बाद हमारा क्या है, या तो टा है, या तो ठा है, या तो ला है, ठीक है। ता के बाद यदि क्या क्या है, टा है, ठा है और ला है, तो ता का परिवर्तन किस में होगा, है ना। तो यदि ता के बाद टा आ रहा है तो ता का परिवर्तन किस में होगा, टा में ही। यदि ठा आ रहा है तो ता का परिवर्तन किस में होगा, ठा में ही। और यदि ला आ रहा है तब भी ता का परिवर्तन किस में होगा, ला में ही। मतलब ता के बाद यदि इन तीनों में से कुछ भी आता है तो ता का परिवर्तन इनमें ही हो जाता है, किस किस में, टा में, ठा में और ला में, है ना। तो ये हमारा कहता है नियम नंबर 4 का रूल नंबर 3। जैसे हमने बोला, इसमें हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे उत, धन, लेख। अब देखिए ता के बाद क्या है, ला है, तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ला में ही। तो क्या हो जाएगा, उल्लेख। इसी प्रकार से यदि ता के बाद टा आएगा तो उसका टा में ही परिवर्तन हो जाएगा, और ता के बाद ठा आएगा तो उसका ठा में ही परिवर्तन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी का नियम नंबर 4 क्या कहता है। अभी हमारा नियम नंबर 4 ही चल रहा है, उसके अंदर हमारा रूल नंबर 4 है। अब इसमें कहते हैं कि यदि ता के बाद क्या है हमारा, या तो दा है, मतलब ता या दा के बाद हमारा क्या है, शा है, तो क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे ता और दा का क्या हो जाता है, इसका बन जाता है हमारा चा, और शा का हमारा क्या बन जाता है, छा, है ना। यदि ता और दा के बाद हमारा क्या आ रहा है, शा आ रहा है, तो ता और दा इन दोनों में से जो भी होगा उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में, और शा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, हमारा शा में। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, सत, धन, शास्त्र। अब देखिए सत है, ता में या दा में से कुछ एक है, सत, ठीक है, और शा, यहाँ पे क्या है, शास्त्र। तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में, और शा का किस में हो जाएगा, झा में। तो क्या हो जाएगा, सच, शास्त्र, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा, आया समझ में। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। अब हम देखते हैं कि रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। इसी के अंदर अभी ये नियम नंबर 4 ही चल रहा है, उसके अंदर ही बहुत सारे रूल्स और हैं हमारे, है ना। अब इसमें क्या कहती है, ये सभी ता के साथ वाले हैं ना, रूल नंबर मतलब नियम नंबर जो हमारा 4 है उसमें सभी ता का किस किस में परिवर्तन हो सकता है, सिर्फ वही बताया गया है। अब यदि ता के बाद हमारा क्या है, हा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ता का हमारा क्या हो जाता है, दा हो जाता है, और हा का हमारा क्या हो जाता है, धा हो जाता है ना। तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, दा में, और हा का परिवर्तन हो जाएगा धा में, ठीक है। तो ये होता है हमारा अब नियम नंबर, रूल नंबर 5 किसके अंदर, नियम नंबर 4 के अंदर। जैसे हमने देखा उत, धन, हत। अब उत है, ता है, हत, हत में क्या है, हा है, तो ता का परिवर्तन क्या हो जाएगा, दा, और हा का किस में हो जाएगा, धा में। तो क्या हो जाएगा, उद्धत। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है ये। अब हम देखेंगे नियम नंबर 5। ये नियम नंबर 4 हमारा खत्म होता है। अब नियम नंबर 5 किसका, व्यंजन संधि का। ये हमारा क्या कहता है, अब देखिए ये क्या बोलता है कि यदि कभी भी क्या आए, रा ऋषि का हो, या फिर क्या हो, रा हो, या फिर क्या हो, शा हो, इन तीनों में से यदि कुछ भी है
और इसके बाद यदि हमारा क्या आ रहा हो, ना आ रहा हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ना का परिवर्तन होता है, किसमें, रा में। ना का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, रा में। और बाकी ये वैसा ही रहेगा, इनमें से जो भी चीज आ रही होगी वह, ये हमारा कौन सा है, पहला वर्ण है, और ये हमारा क्या है, दूसरा वर्ण है, और इन दोनों वर्णों का क्या होगा, मेल होगा, जो हमारी संधि बनेगी, ठीक है। तो यदि पहले वर्ण में इनमें से कुछ भी है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दूसरा वर्ण हमारा क्या है, इसके पश्चात यदि तो ना है, तो ना का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं भूष, धन, अन्न। अब देखिए भूष, ये हमारा पहला वर्ण है और ये हमारा दूसरा वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनमें से शा आ रहा है और यहाँ पे ना है, तो क्या हो जाएगा, भूषण। आए समझ में। तो ये हमारा होता है नियम नंबर 5। अब हम देखते हैं कि नियम नंबर 6 हमारा क्या कहता है। अब नियम नंबर 6 हमारा बोलता है कि यदि माँ का मेल किससे हो, माँ का मेल का वर्ग से, ठीक है। का वर्ग मैंने बताया था आप लोगों को, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ये हमारा का वर्ग है ना। तो का वर्ग में क्या आते हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यदि माँ का मेल किससे हो, का वर्ग से लेके माँ वर्ण तक, है ना, इसके बीच में यदि किसी से भी हो, इनमें से कोई भी वर्ण आए, का से लेके कहाँ तक, माँ तक, है ना, इसके बीच में यदि कोई भी वर्ण आए और उससे हमारा मेल हो, किसका, माँ का, तो क्या हो जाता है, किसी भी व्यंजन से होता है, तब ऐसी स्थिति में माँ जो है वो उसी वर्ग के अनुसार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ अनुस्वार क्या होता है ना। अभी हमने समझा क्या कि माँ के बाद यदि का से लेके माँ तक का कोई भी व्यंजन आ रहा हो और उससे माँ का मेल हो रहा हो, तो माँ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, उसी वर्ग के अनुसार में, ठीक है। अनुसार हमारा क्या होता है, क्या बोला हमने, अनुस्वार। अनुसार हमारा एक्चुअली होता है बिंदी, ये जो हम बिंदी लगाते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, तो ये बिंदी को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो माँ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इस बिंदी में हो जाएगा, ये चीज हम बोल रहे हैं। कब, जब माँ के बाद क्या है, माँ का मेल किससे हो, का वर्ग से माँ तक, किसी भी व्यंजन से। तो क्या होता है कि जो माँ है इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, उसी वर्ग के अनुस्वार में, ठीक है। और अनुस्वार क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जो बिंदी हम लगाते हैं, है ना, वो हमारा अनुस्वार होता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे हमने देखा परम, क्या है, माँ है प्लस तू। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी व्यंजन हमारा यूज हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक, का से लेके माते बीच में, है ना, का से माँ तक का कोई भी व्यंजन हमारा यहाँ पे यूज हो सकता है, का से माँ तक का। ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, माँ का किस में परिवर्तन हो जाएगा, अनुस्वार में, है ना, उसी वर्ग के, मतलब ये क्या बन जाएगा, परंतु, है ना, बिंदी आ जाएगी माँ के स्थान पे, माँ किस में परिवर्तन हो जाएगा, अनुस्वार में, तो ये हो गया हमारा परंतु। इसी प्रकार जैसे हमने बोला, एक और उदाहरण देखते हैं, सम, धन, कलन।
ठीक है। तो यहाँ पे माँ है, यहाँ पे कोई भी व्यंजन है किसके बीच का, का से लेके माँ का, तो माँ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, उसी वर्ग के अनुस्वार में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए ता वर्ग जो था उसका अनुस्वार क्या था यहाँ पे, मतलब ऐसा जिसमें नाक की ध्वनि हो रही हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने क्या पढ़ा, परंतु, है ना, मतलब आधा ना लगा परंतु, है ना, नाक से साउंड हो रहा है। ये जो अनुस्वार हमने लगाया है इसका जो उच्चारण हो रहा है वो किससे हो रहा है, ना से, क्योंकि ना जो है वह कौन सा वर्ग है, यहाँ पे हमारा ता है, तो ता वर्ग का ही अनुस्वार हमारा है ना, इसलिए क्या लगाया हमने, ना का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे परंतु। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा कौन सा है, सम धनकलन, तो क्या अनुस्वार तो लगेगा लेकिन इसका उच्चारण कैसे होगा, उसी वर्ग का जो जिसका उच्चारण नाक से हो रहा होगा वो जो वर्ण है उसका उच्चारण ही यहाँ पे होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समकलन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हमारा होता है नियम नंबर 6। इसके बाद हम देखेंगे कि नियम नंबर, देखिए इसी में हमारा अभी हमने कौन सा देखा, नियम नंबर 6 में देखा एक हमारा रूल, जैसे नियम नंबर 4 में हमने बहुत से छोटे छोटे नियम देखे थे, वैसे ही यहाँ पे हमारे उसमें नियम नंबर 4 में हमने सभी किससे संबंधित देखे थे, ता। और नियम नंबर 6 जो है हमारा, है ना, जैसे नियम नंबर 4 में हमने ता से संबंधित ही बहुत सारी नियम देखे थे कि ता का किस किस से मेल हो सकता है और उसमें क्या परिवर्तन होगा, वैसे ही नियम नंबर 6 में हम किससे देखते हैं, माँ से, कि माँ के बाद कौन कौन से ऐसे वर्ण आएंगे जिनसे माँ में परिवर्तन हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक नियम अभी देखा, किसके लिए, माँ के लिए। माँ के लिए ही हम दूसरा और नियम देखेंगे, है ना, मतलब ये 6 नियम के अंदर ही हमारे कुछ रूल्स हैं। ठीक है। तो दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है नियम नंबर 6 का, कि यदि माँ का मेल किससे हो रहा हो, या, रा, ला, वा, शा, छा, शा और हा, ठीक है, इनमें से किसी भी वर्णों से हो रहा हो, ठीक है, इनमें से किसी भी वर्ण से यदि माँ का मेल हो रहा हो तो माँ जो है वह किसमें परिवर्तन हो जाएगा, मतलब माँ की जगह हमेशा क्या जाएगा, अनुस्वार ही रहता है। वहाँ पे माँ का किसमें हो रहा था, ऐसा अनुस्वार लग रहा था जो उसी वर्ग का था, लेकिन यहाँ पे माँ का ही परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा, मतलब सिर्फ माँ की जगह क्या आ जाएगी, हमारी बिंदी आ जाएगी। ठीक है। और बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, सम धन विधान। अब माँ का ही अनुस्वार हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, हमेशा माँ ही होगा, है ना, मतलब माँ हमारा किस में परिवर्तित हुआ है, बिंदी में, अनुस्वार में परिवर्तन हुआ है और माँ ही हुआ है, इसलिए इसका जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, माँ ही होगा। मतलब हम क्या पढ़ेंगे अब इसको, संविधान, है ना, संविधान पढ़ते हैं, क्योंकि माँ का परिवर्तन किस में हुआ है, अनुस्वार में हुआ है ना, इसलिए इसका उच्चारण भी क्या होगा, आधा माँ ही होगा। अब इसी का माँ का ही हम नियम नंबर 3 देखते हैं कि और इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं माँ के लिए, कि माँ के बाद यदि क्या आए, माँ ही आए, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में कि माँ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ना पहले वर्ण में ना दूसरे वर्ण में, ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जैसे सम धन मति, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माँ के बाद माँ ही आ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, सम्मति। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा नियम नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नियम नंबर 7 हमारा क्या कहता है। हमने क्या बताया था कि टोटल कितने नियम है हमारे व्यंजन संधि में, 7 नियम है। नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 हमने
पार्ट 1 में देखा था, और बाकी सारे नियम 3, 4, 5, 6 और 7 हमने पार्ट 2 में आज देखे हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा नियम आता है? नियम 7। तो नियम 7 हमारा क्या बोलता है कि यदि सा, ठीक है, सा से पूर्व में, ठीक है, मतलब सा से पहले क्या आ रहा हो, यदि सा है और इसके पूर्व में क्या आ रहा हो, यदि हमारा आ रहा हो छोटा आ या बड़ा आ, इन दोनों से भिन्न, मतलब इनको छोड़ के कोई स्वर आए, है ना, इनसे भिन्न कोई स्वर, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में माँ से सा का छा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो हमारा शा है इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? छा में। ठीक है, जो शा षटकोण वाला होता है इसमें परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन। आए समझ में कि यदि सा के पहले क्या आ रहा हो, छोटा या बड़ा को छोड़ के कोई भी, इनको छोड़ के कोई भी हमारा क्या आ रहा हो, स्वर आ रहा हो, तो शा में ऐसी स्थिति में क्या होगा, शा का जो होगा किस में परिवर्तन हो जाएगा? छा में। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने बोला शु धन समा। ठीक है, अब देखिए सा के पहले स्वर आ रहा है ना, लेकिन ये जो स्वर है ये ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। कौन सा स्वर है? ये ऊ स्वर है ना, इसीलिए सा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? शा में, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये सुषमा। इस तरीके से आया समझ में। तो ये हमारे सातों नियम समाप्त होते हैं। इसी तरीके से एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे विषम, वि धन सम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सा है और सा के पहले जो हमारा स्वर आ रहा है, कौन सा स्वर है? यहाँ पे छोटी ई है ना, छोटी ई का स्वर लगा हुआ है। तो ये हमारी ना तो छोटा आ है और ना ही बड़ा आ है, इन दोनों से क्या है? भिन्न स्वर यहाँ पे यूज हुआ है। किसके पूर्व? सा से पूर्व। इसीलिए सा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? हमारा शा में हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा? ये विषम। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो आज हमारी व्यंजन संधि जो है वो यहाँ पर ही समाप्त होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 बताया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। आगे की वीडियो हम कल पढ़ेंगे। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।